क्योंकि एक बच्चे को अगर आप 5 साल या 7 साल की उम्र में गलत तरीके से टच करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और वो भी सेक्सुअल अब्यूज तक चला जाए, तो उस बच्चे की लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। किस प्रकार से गलत प्रकार के अंकल आंटी आपको बैड टच कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से बैड टच कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी बातें बतानी चाहिए। तो जैसे आप बच्चों को ये जरूर बताइए कि अगर कोई अंकल आंटी आपसे बात करने के नाम पर, आपको अप्रिशिएट करने के नाम पर बार बार आपके लिप्स को, आपकी चेस्ट को, आपके प्राइवेट पार्ट्स को और पीछे की तरफ से आपके हिप्स पार्ट को अगर टच कर रहे हैं और लगातार टच कर करके आपसे बात कर रहे हैं, तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। ये एक वार्निंग सिग्नल है। मैं आज आपको ये कह दूं, अपनी लड़कियों से आप मोबाइल ले लीजिए, उनको सोशल मीडिया यूज मत करने दीजिए, तो ये कोई नहीं होने, और ये बिल्कुल फालतू की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि परमानेंटली साइबर स्पेस से कुछ भी डिलीट नहीं होता, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं खुद साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स के साथ बैठता हूं और वो ये बताते हैं कि जो कई बार लड़के होते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कई गंदे लड़के, या कई बार वो दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो आप अगर डिसअपीयरिंग चैट कर रहे हैं या चैट को बाद में डिलीट भी कर देंगे या हिस्ट्री को भी डिलीट कर देंगे, तो स्टिल द पर्सन मे बी हैविंग अ ट्रेस ऑफ इट। 10 महीने बाद भी एक लड़की ने अपनी मम्मी को बताया कि मैं 10 महीने से परेशान हो गई हूँ, मम्मी मुझे बचाओ। तो मेरा सवाल ये है कि 10 महीने भी इस लड़की ने वेट क्यों किया, 10 हफ्ते 10 दिन भी वेट क्यों किया? नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज का ये एपिसोड शायद मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट टॉपिक है। पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी नवीन जैन जी को ऑन आवर शो। एंड अगर मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ तो नवीन जैन जी रेसिडेंट कमिश्नर फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है, एंड अलॉन्ग विद दिस एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम स्पर्श है जी। तो सर, ये स्पर्श कैंपेन आपने अवेयरनेस कैंपेन चलाया है, ये थॉट कब दिमाग में आया? देखिए 2019 में, चूंकि मैं राजस्थान गवर्नमेंट में हूँ तो जयपुर में मैं तैनात हूँ, तो वहाँ पे 2019 में मैं और मेरी टीम ने देखा कि काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में लगातार इस तरह की न्यूज़ आती है कि बच्चों के साथ, बहुत छोटी उम्र के बच्चों के साथ अलग अलग तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, या हम अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बैड टच हो रहे हैं। और ये न केवल बाहर के लोग बल्कि ज्यादातर घर के अंदर के लोग कर रहे हैं। तो हमें लगा कि बच्चों को इस बारे में अवेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताते हैं, और बहुत सारे नियम बनने के बाद एक फॉर्मेलिटी भी स्कूल्स के अंदर ज्यादा होती है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमारे वॉलंटियर्स जाएं, बहुत अच्छे से बताएं और इसको करें। इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर अगस्त 2019 में स्पर्श कैंपेन शुरू किया। सर, अब जैसे स्पर्श कैंपेन की बात करती हूँ मैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है एक कोई बहुत इमोशनल व्यक्ति जो अंदर से बहुत इमोशनल होगा बच्चों को लेके विद रिस्पेक्ट टू किड्स, वो प्यार, वो बच्चों को समझना, वो क्या वही इंसान इस चीज को बहुत बहुत अच्छे से कर सकता है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आपको कोई भी कैंपेन चलाना है लाइफ में, आप कोई भी कैंपेन चलाइए, मान लीजिए आपको पेड़ों से प्यार है, तो आप उसको तभी आगे बढ़ा सकती हैं जब आप रियली इस बात को दिल से फील करेंगी, और आप लोगों को कन्विंस भी तभी करवाते हैं जब आप उस चीज को जीते हैं। तो इसीलिए स्पर्श में कोई हायर्ड लोग नहीं है, हमने कोई लोगों को सैलरी पे नहीं रखा है और ना ही इसको ज्वाइन करने की कोई फीस है। हम केवल एक ही चीज मांगते हैं अपने वॉलंटियर से, क्योंकि ये कोई एनजीओ भी नहीं है, हम कहीं से कोई बजट नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं लेते। हम लोग चाहते हैं कि समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को संगठित करें। उसके बाद सब मिलके स्कूल्स में, क्योंकि ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, हम स्कूल्स में जाते हैं। तो स्कूल्स के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली जो बच्चों से प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना आता है, या जो इस कोर्स को समझते हैं कि हाँ, मैंने मेरे आसपास जीवन में कभी देखा है किसी को सफर करते हुए और मैं नहीं चाहता कि आगे लोग सफर करें, तो हमारा तो 18 साल का भी वॉलंटियर है,
और हमारा 70 साल का भी वॉलंटियर है, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। तो सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं। शर्त यही है कि आपके पास स्कूल में जाने के लिए समय होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग सैटरडेज को जाते हैं, और अगर आपके पास समय है, आपके पास इच्छा शक्ति है और थोड़ा सा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और वो भी धीरे धीरे बिल्ड हो जाता है, तो आप ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंटेंट हम आपको दे देंगे, ट्रेनिंग हम आपको दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, जब आप ये प्रोग्राम्स करते हैं, जो ये प्रोग्राम्स 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए होता है, स्पर्श प्रोग्राम जी, कई बार ऐसी चीजें आपके सामने आती होंगी जो आपको इंटरनली बहुत आहत करती होंगी कि बच्चों के साथ ये भी हो रहा है। जी। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए स्कूल्स में जाते हैं, तो हमने हमारे वॉलंटियर्स को ये कहा हुआ है कि हमारा ये जो कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में जाके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अवेयर करना है, पेरेंट्स को अवेयर करना है, और उनको ये बताना है कि ये बात इग्नोर करने लायक नहीं है। क्योंकि एक बच्चे को अगर आप 5 साल या 7 साल की उम्र में गलत तरीके से टच करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और वो भी सेक्सुअल अब्यूज तक चला जाए, तो उस बच्चे की लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है। वो आपके साथ वो चेंज कम्युनिकेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन उसके जीवन का मकसद भटक सकता है। इसीलिए हम जब स्कूल्स के अंदर जाते हैं, तो हम बच्चों को बहुत ही सहज रूप से प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात बता रहे होते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन के दौरान देख रहे होते हैं कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि एक बार हमारी प्रेजेंटेशन हो जाने दीजिए, होल्ड योर क्वेश्चन, वी विल आंसर देम। तो बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछते हैं कि अंकल क्या ये भी बैड टच होता है, या वो कोई सिचुएशन बताते हैं बना के कि ये सिचुएशन अगर आती है तो क्या ये भी बैड टच माना जाएगा। फिर वो ये भी जानना चाहते हैं कि मेरे को अगर ऐसे बैड टच किया है और मैंने मम्मी को बताया है, तो मम्मी ने मुझे चांटा मार दिया, या मम्मी ने मुझे डांट दिया, या पापा ने मुझे इग्नोर कर दिया। तो फिर हम उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं, अब आप दोबारा कोशिश करिए और अच्छे से करिए, तो आपको इसमें जरूर मिलेगा। क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके साथ बैड बिहेवियर करे या बैड टच करे। तो जो बच्चे सेशन के दौरान होते हैं, उनकी जिज्ञासाएं जो होती हैं, जो प्रश्न उनके होते हैं, हम उनके बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उनको देते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करते हैं। और हम कई बार उनको ये भी कहते हैं कि बेटा अगर आपके साथ अभी भी ये लगातार हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर अंकल आंटी आपको बैड तरीके से टच कर रहे हैं, तो आप अपनी क्लास टीचर के थ्रू अपने मम्मी को बताइए। फिर हम लोग उस सेशन के बाद कुछ देर के लिए प्रिंसिपल के रूम में या किसी दूसरे रूम में बैठ के बच्चे को बुला के सुनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है, लेकिन अगर कहीं पे किसी बच्चे को किसी तरह की सफरिंग हमें दिखाई देती है, तो हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं फैमिली से। और अगर कहीं ज्यादा सीरियस मैटर होता है हमारे राजस्थान में, तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने जो पॉक्सो के लिए कमेटीज बनाई हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां तक भी बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पर्श नाम सुनते हैं सर, तो यही नाम आपने क्यों चुना है इस अवेयरनेस के लिए? देखिए, वैसे तो हमें कोई एनजीओ या संगठन तो बनाना नहीं था, लेकिन अगर आप कोई भी काम अगर वॉलंटरीली भी करते हैं, तो उसको पहचान दिलाने के लिए एक नाम सोचना पड़ता है। तो हम सब टीम के लोग जब बैठे हुए थे, तो सबके दिमाग में आया कि टच का हिंदी में नाम जो है स्पर्श होता है, विच इज गुड, काफी अच्छा है। और छूना या और कोई नाम बहुत ही जेनरिक है, तो स्पर्श गुड अच्छा नाम है, तो हमने स्पर्श नाम को चुना। और इसके अलावा फिर हमने धीरे धीरे ये देखा कि ये नाम बहुत जल्दी लोगों को ये आइडिया दे देता है। अगर आप स्पर्श बोलते हैं कि जरूर ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं गुड टच बैड टच की अवेयरनेस के बारे में होगा, या पर्सनल सेफ्टी रूल्स के बारे में होगा, तो हमें ज्यादा बताना नहीं पड़ता। उसके बाद हमने फिर इसके 2 तरह के मॉड्यूल बनाने की कोशिश की कि एक तो छोटे बच्चों के लिए शुरू में हमने शुरुआत वहां से की कि 1ली क्लास से 8वीं क्लास, एज ग्रुप वाइज में बात करूं तो 5th ईयर टू 12th ईयर, यानी कि 5 से 12 साल के बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जरूरत तो 3 साल के बच्चे को भी है, लेकिन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों को आंगनवाड़ी में जाके या प्ले स्कूल जो होते हैं, प्ले स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं, वहां पे टैकल करने के लिए बहुत पेशेंस और बहुत ज्यादा उस तरह के टीचर्स चाहिएंगे जो उनको डील करना जानते हैं। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कवरेज करने के लिए 5 ईयर टू 12 ईयर की एज ग्रुप को चुना है। और बाद में स्कूल्स की डिमांड पे हम लोगों ने धीरे धीरे टीनेजर्स का भी एक सेशन शुरू किया, क्योंकि टीनेजर्स की प्रॉब्लम भी काफी प्रोमिनेंट है। नॉर्मली 7th to 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को, ऑलमोस्ट 11 to 16-17 ईयर तक के बच्चों को हम लोग स्कूल्स में डील कर सकते हैं, और वो टीनेजर्स हैं।
और आप जानते ही हैं कि टीनेजर्स की कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम है, तो हमने एक मॉड्यूल शुरू किया स्पर्श फॉर टीनेजर्स। सर, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, कई बार एज अ मदर दिमाग में आता है कि 7-8 साल तक तो इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है बच्चे को, जी। कि ये गुड टच बैड टच की इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है। और सेकेंडली हम ये डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरी तरह स्कूल पे, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन तो स्कूल दे ही देगा। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि पहले सोशल मीडिया की वजह से मेंटल डिस्टॉर्शन वाले लोग भी ज्यादा नहीं घुमा करते थे। जी। पहले सोसाइटी के अंदर लोगों में एक शर्म हुआ करती थी, रिश्तेदारों में आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास हुआ करता था। मैं आपसे इसी बात पे एक सवाल पूछता हूँ। जब हम सब लोग बच्चे थे, जो 80s 90s के जो बच्चे थे, हम लोग अपनी गर्मी की छुट्टियों में ज्यादातर समय कहाँ बिताते थे? अपने मामा के घर, नानी के घर, या अपने दादाजी के घर चले जाते थे, गांव चले जाते थे। क्या आपने इन दिनों में देखा है कि कोई अपने बच्चों को पूरी छुट्टियों के लिए किसी रिश्तेदार के घर अकेले भेज दे? नहीं। तो ये सोच के देखिए कि ये चेंज क्यों आया सोसाइटी में। इसके लिए तो सरकार की कोई पॉलिसी या कोई और चीज जिम्मेदार नहीं है ना। ये विश्वास जो धीरे धीरे रिश्तेदारों में कम हुआ है, या धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर विकृत मानसिकता वाले लोगों की जो संख्या बढ़ी है, ये सारी बातों की वजह से बहुत जरूरी हो गया है कि जो बात हम पहले ये सोचते थे कि बच्चों को क्या बताना, अब वो पहला काम होना चाहिए कि हम बच्चों को धीरे धीरे ये बातें बताएं। और अगर आप हमारे कंटेंट को देखेंगे कि जो हमने कंटेंट बनाया है वो इसी बात पे फोकस करता है कि 3-4-5 साल से बच्चों को धीरे धीरे बताकर हम उनको ये बता दें कि किस प्रकार से गलत प्रकार के अंकल आंटी आपको बैड टच कर सकते हैं, कौन कौन से तरीकों से बैड टच कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी बातें बतानी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मॉडर्न पेरेंट्स हमारे आज के दिन हैं वो इस काम को कर रहे हैं, और इस बात के लिए मुझे खुशी है कि ये जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा अच्छे से बता भी रही है, और हमारे जो नए बच्चे, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट हैं, और वो इस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से ग्रैस्प करने के बाद बहुत अच्छे से उसका यूज भी कर रहे हैं। सर, जैसे मैंने बोला, डिपेंडेंसी स्कूल पे हमारी स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाती है पेरेंट्स की, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे का जो इनिशियल लर्निंग फेज है वो स्कूल में हो रहा है, तो स्कूल अगर कोई बात बताता है तो बहुत कन्विक्शन के साथ बता सकता है, उनके पास रिसोर्स होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स भी कई बार ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई चीज, कोई कंटेंट इस तरह का दे दिया जो गलत तरीके से प्रचारित हो गया, बच्चे ने घर पे जाके यही बोल दिया कि मुझे तो स्कूल में ऐसे कोई बता रहा था, या आपने देखा होगा इंडिया में एक चीज के ऊपर बहुत जल्दी विवाद शुरू हो जाता है, सेक्स एजुकेशन। तो इसीलिए कई बार लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि सही बात बताने के चक्कर में कभी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए, तो वो एक गलतफहमी क्रिएट होकर स्कूल की रेपुटेशन पे कोई बात ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं कई स्कूल्स उस चक्कर में नहीं बताते थे। हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, CBSE, RPSC और विभिन्न स्टेट बोर्ड्स, उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करी है कि रूल्स बना दिए जाएं, तो कुछ फर्क तो पड़ा है। रूल्स बनाने के बाद बहुत सारे स्कूल्स इसे बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी गुंजाइश है, क्योंकि बहुत फॉर्मल कंटेंट्स हैं और बहुत ही क्लासरूम स्ट्रक्चर में बता रहे हैं। और छोटे बच्चों की आदत होती है कि अगर सेम टीचर जो मुझे सिलेबस पढ़ाती है, अगर वो टीचर मुझे सिलेबस से बाहर की भी कोई चीज पढ़ाएगी तो मैं माइंड वही वाला यूज करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, बिहेवियरल इशू है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि समाज के जो बहुत अच्छे NGOs या बहुत अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे, उनको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हम अपना कुछ समय इस काम के लिए देंगे। सर, क्योंकि ये बच्चे होते हैं 5 से 12 साल वाले, तो अगर मैं बोलूँ कि आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे उनको डील करते हैं गुड टच बैड टच समझाने के लिए, क्योंकि कई बार उनको अंकल का टच भी नॉर्मल लग रहा होता है, किसी आंटी का टच भी किसी बच्चे को नॉर्मल लग सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि 5 से 12 साल के बच्चे को बैड टच के बारे में इन्फॉर्म करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो बहुत मासूम है और उन्होंने अभी तक दुनिया के उस रूप को नहीं देखा है जो उनको अनफॉर्चुनेटली हमें बताना पड़ता है, जो एक घिनौना रूप ही है दुनिया का। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट हमने बनाया है जी। अगर कहीं पे प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर प्रोजेक्टर लाइट अगर अवेलेबल है जिस स्कूल में, वहां पर हम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, 5 मिनट की एक एनिमेशन मूवी भी हम दिखाते हैं, और बच्चे को बहुत तरीके से सारे टिप्स हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को 10 मिनट के लिए गुड टच के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, फिर 7 टिप्स ऑफ बैड टच हम लोग इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ये मेजर टाइम हमारा लेता है।
20 से 25 मिनट में हम उनको बताते हैं कि कैसे अलग अलग तरीकों से लोग आपको बेड टच करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि कैसे नो गो टेल टेक्निक का इस्तेमाल करके वो लोग अपने आप को बचा सकते हैं। फिर हम उनको हेल्पलाइन 1098 के बारे में बताते हैं और इसके साथ ही उन्हें बेड टच से जुड़ी हुई बहुत सारी जो जनरल नॉलेज है वो देने की कोशिश करते हैं। इस पूरे काम में हमें 60 मिनट से 70 मिनट्स लग जाते हैं, जो कि काफी नॉर्मल टाइम है। और फिर उसके बाद हम बच्चों से कुछ रिवीजन कर लेते हैं, बच्चों से पूछ भी लेते हैं, उनके बीच में एक छोटा सा कंपटीशन करा देते हैं। तो नॉर्मली 60 से 70 मिनट में अगर आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ बच्चों को डेमो के साथ चीजें बता देंगे तो बहुत अच्छा आपका बताने का तरीका हो सकता है। और इसमें मुझे लगता है कि हमारा सक्सेस रेट लगातार बढ़ रहा है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ हमें सुन रहे हैं और हम उस समय बहुत ही इनफॉर्मली बच्चों के साथ एक बहुत ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में बात करते हैं। तो किड्स का सेशन हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया है। पहले 3 टिप्स हुआ करती थी, फिर नई घटनाएं हुई तो 5 हो गई टिप्स, 6 हो गई और आजकल 7 टिप्स हो गई। तो अगर हम बेसिक टिप्स की बात करें तो वो उनमें क्या आती हैं? जी, तो जैसे आप बच्चों को ये जरूर बताइए कि अगर कोई अंकल आंटी आपसे बात करने के नाम पर, आपको अप्रिशिएट करने के नाम पर बार बार आपके लिप्स को, आपकी चेस्ट को, आपके प्राइवेट पार्ट्स को और पीछे की तरफ से आपके हिप्स पार्ट को अगर टच कर रहे हैं और लगातार टच कर करके आपसे बात कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, ये एक वार्निंग सिग्नल है। ऐसे ही पब्लिक पार्क, पब्लिक गार्डन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों को अकेले यूज करने की जिद कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा किडनैपिंग और बाद में आपको किडनैप करके ले जाके आपके साथ बैड टच कर सकते हैं। इसके अलावा शादियों में जब आप जाएं तो आप सभी के सामने कपड़े चेंज नहीं करें। कोई आपके प्राइवेट पार्ट टच करना चाहे तो आप उन अंकल आंटी को मना कर दें और आप कोशिश करें कि जैसे आप कपड़े खरीदते समय चेंजिंग रूम में रिक्वेस्ट करते हो, शादियों में भी आप इस बात का ध्यान रखें। डिजिटल बैड टच के बारे में बताते हैं कि कैसे कोई पास बुला के मोबाइल पे, लैपटॉप पे या पाम टॉप पे कोई गंदी चीज दिखाए या आपको सेंड करे तो आपको ध्यान रखना है। अगर घर पे कोई डिलीवरी बॉय आया है, कोई प्लम्बर आया है तो उसको कैसे डील करना है, यानी कि आपको उनको अपने घर के अंदर की सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कई अंकल आंटी आपसे बहुत ही मासूमियत के साथ बात करेंगे लेकिन बाद में मिसयूज करेंगे। कई बार होता है जैसे पुराने हमारे घर में पुराने नौकर हो गए या पुराना रेगुलर प्लम्बर आने वाला है, वो बहुत पुराना है तो उसको हम मतलब दादा काका इन सब की नजर से देखने लग जाते हैं। देखिए अपर्णा जी भी देखिए कि बहुत सारे हमारे घरों में आज ई शॉपिंग के कारण बहुत सारे डिलीवरी बॉयज आते हैं एवरीडे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूँ कि डिलीवरी बॉयज गलत होते हैं और ई शॉपिंग गलत होती है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चों का एक्सपोजर बढ़ जाता है तो उस समय में बच्चों को टिप्स देने बहुत जरूरी है कि बच्चों को पैकेट घर के बाहर से लेना चाहिए, घर के सीसीटीवी और घर के डॉग की जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, मम्मी पापा बाहर कब कब रहते हैं ये नहीं बताना चाहिए। ये बहुत सारी बातें हम इनको बताते हैं और फिर हम लोगों को सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं कि सोशल मीडिया पे यदि आपने कोई प्रोफाइल बना रखा है, उस पर कोई अंकल आपको कहते हैं कि मैं फलाना सेलिब्रिटी हूँ, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा, तो बच्चे इन ट्रैप्स में बहुत इजीली आजकल आ जाते हैं। फिर घर में रिस्की रिलेटिव, नॉटी नेबर और कुछ ओवर फ्रेंडली फैमिली फ्रेंड्स के बारे में हम बच्चों को जागरूक करते हैं। और आपको जान के खुशी होगी अपर्णा जी कि जो हमारा स्पर्श का इंस्टा पेज है उसके ऊपर हमने इन सारी 7 टिप्स की 1-1 मिनट की रील डाली हुई है। तो अगर कोई हमारे स्पर्श पेज पे आके, जो कि आप नीचे दिखा सकते हैं, उसमें आएंगे तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग बड़े वीडियोस देखना पसंद नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे रील्स के माध्यम से हम बच्चों को ये टिप्स लगातार दे रहे हैं। तो ये 7 टिप्स पे हमें फोकस करना चाहिए और मेरे ख्याल से इंडिया के हर छोटे बच्चे को ये टिप्स सभी पेरेंट्स को, सारे सोसाइटी के लोगों को पहुंचाने चाहिए, ताकि ऐसे गंदे सोच वाले जो अंकल आंटी हैं उनसे हम अपने बच्चों को। मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी, एक छोटे से बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को, जिसको वो रोज चाचा की नजर से देखता है या देखती है, उसको ये समझाना कि वो इंसान अच्छा नहीं है बहुत चैलेंजिंग पार्ट होता होगा। ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम नहीं जानते कि उसकी फैमिली में कौन ये आदमी निकलने वाला है, या इवन उसको भी ये पता नहीं है कि मुझे कौन इस निगाह से देख रहा है। लेकिन आप जब उनको एक सिनेरियो समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा इंडिकेशन या वार्निंग सिग्नल मिले तो तुम अपने आप को सावधान कर लेना, अगर कोई तुम्हें डरा रहा है या बहला रहा है तो दोनों ही तरीकों से बैड टच हो सकता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा
या मैं तुम्हें ये दिलवा दूंगा। तो बच्चों को धीरे धीरे हम लोग अपने साथ ले लेते हैं, बच्चे समझने लग जाते हैं। फिर एक दो डेमोज हम उनको दिखाते हैं कि कैसे गलत तरीके से अप्रिशिएट करना अलग चीज है, और अप्रिशिएट तो बालों में हाथ फिरा के भी किया जा सकता है, पीठ थपथपा के भी किया जा सकता है, थोड़ा सा हक करके भी किया जा सकता है, फोर बॉडी पार्ट को टच करने की बार बार जरूरत का है। तो बच्चे समझते हैं इन बातों को। जी जी। Now the kids have become intelligent enough to understand. नहीं, आजकल के बच्चे काफी अच्छे से समझते हैं, आपकी समझाने की इच्छा होनी चाहिए। ये तो करी हमने स्पर्श फॉर किड्स की बात। अगर हम आते हैं स्पर्श फॉर टीनेजर्स पे, हाउ चैलेंजिंग दैट पार्ट इज फॉर यू? देखिए, टीनेजर्स को समझाना तो उतना ही मुश्किल है जितना वो खुद मुश्किल है, क्योंकि हम खुद टीनेज में रहे, हमें लगता है दुनिया के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आप ये बताइए, आज आप अपने खुद के फैमिली या फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, जब भी लोग आपस में बैठते हैं तो ज्यादातर टाइम पे वो घर के टीनेजर्स की प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे होते हैं ऑन टेबल। अगर आज लाइफ में कोई सबसे मुश्किल पार्ट है तो वो है टीनेजर्स को समझना और उनको जिम्मेदार बनाना। तो 11 to 17-18 ईयर का जो ये एज ग्रुप है, नॉर्मली 7th to 12th क्लास, अगर मैं क्लास वाइज डिवाइड कर दूं, तो ये जो टीनेजर्स हैं ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि एग्रीव्ड रहने की वो करते हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया हो गई है, और सोशल मीडिया के कारण इनका एक अपना अलग पैरेलल पैटर्न है जो कई बार कुछ पेरेंट्स को पता होता है, कई पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये बात महसूस हुई 3 साल पहले स्पर्श में कि हम किड्स को तो बैड टच वगैरह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने समय रहते हुए टीनेजर्स पे काम नहीं किया तो ये सोसाइटी के लिए बाद में दिक्कत का कारण बनेगा। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज, अपने लिमिटेड वॉलंटियर्स के साथ हम लोगों ने ये प्रोसेस शुरू किया, और हम लोगों ने बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार किया है, और ये कंटेंट सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इसके कंटेंट में हम लोग उनको बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड इम्पोर्टेंट है, एटीट्यूड इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा, हम उनको बताते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सेलेक्टिव स्टडी करने से या केवल कोचिंग पे डिपेंड रहने से काम नहीं चलता, आपको इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज को समझना पड़ेगा। वो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम उनको सुसाइड, डिप्रेशन और पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का फर्क समझाते हैं कि कैसे आप लोग बेस्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव हो जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज की मदद से हम उनको बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि जीवन में एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होने से इतने बड़े मीनिंगफुल जीवन को बेकार नहीं समझा जाना चाहिए। और बच्चों को ये बात समझ में आती भी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स थोड़े से इस तरह के हो गए हैं कि अगर आप एग्जाम में नहीं निकले तो बच्चे अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं। वो प्रेशर है, पीयर प्रेशर वाली बात भी बताते हैं कि आप लोग किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव पीयर प्रेशर में आ सकते हैं। उसमें ये स्लाइड भी है कि ब्लैकमेलिंग हो रही है तो उससे बचने का सिंपल तरीका है कि अपने मम्मी पापा के साथ कम्युनिकेशन इतना क्लीन रखो, इतना बढ़िया रखो कि जीवन में कोई गैप का फायदा ही ना उठा पाए। और लास्ट में हम बताते हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो कुल मिला के 90 मिनट्स तक ये सेशन कई बार चला जाता है फॉर टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स को सुनना भी जरूरी है, उनके साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ये वाला एक तरफा नहीं हो सकता। फिर वो बताते हैं कि वो दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, उनको अपने घर से किस तरह के व्यवहार चैलेंजेस हैं, किस तरह से उनको सोसाइटी से शिकायतें हैं। तो मुझे लगता है कि 60 मिनट का कंटेंट और 20 से 30 मिनट का इंटरेक्शन होने के बाद आप उनको बहुत अच्छे से ये बता पाते हैं कि एटीट्यूड रखकर, दुनिया से नाराज रहकर, डिप्रेशन में जीकर वो वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर वो हमेशा से पहुंचना चाहते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, टीनेजर्स के लिए ये प्रयास जितना किया जाए उतना कम है। लेकिन अगर हमें कल को इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो अगर हमें किसी एज ग्रुप को सही में साधना पड़ेगा तो वो ये टीनेजर्स है। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो टीनेजर्स वाली एज है जहाँ पे उनको लगता है कि दुनिया के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझको है, मेरे माँ बाप या मेरे उनको तो कुछ भी नहीं पता इनको, इनके इतने मॉडर्न नहीं है, समझेंगे नहीं चीजों को। तो उस चैलेंज को कैसे बच्चा फेस करता है अगर मैं चला भी गया कोई प्रॉब्लम लेकर? देखिए, आप और मैं जब बच्चे थे, मतलब जब हमारे से पहले वाली जनरेशन बच्चा जी, आप ये मान के चलिए कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन के सोर्स बहुत लिमिटेड थे। एक तो स्कूल में जो पढ़ाते थे,
या फिर कुछ किताबें हुआ करती थी, और कोई भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए किताब खरीदनी पड़ेगी। आप ये देखिए कि पहले एनसाइक्लोपीडिया हर कोई खरीद नहीं सकता था, या दुनिया में जितनी भी अच्छी अच्छी बुक्स थी वो वंस इन अ वाइल साल में एक बुक आपको मिलती थी। आज इंटरनेट ने, गूगल ने बच्चों के हाथ में सब चीजें डाल दी हैं। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है कि उसमें से काम की इंफॉर्मेशन को निकालना अपने आप में स्ट्रेस दे रहा है। और दूसरा एक इश्यू और है, मैं इंटरनेट पे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाता हूँ लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, कुछ और देखने लग जाता हूँ, या मेरा समय सही इंफॉर्मेशन सही सोर्स तक पहुंचने में चला जाता है। आपने ये भी नोट किया होगा कि इतनी फेक न्यूज आती हैं कि आज ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये वाली सही है या असली वाली कौन सी है। आजकल ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये वीडियो असली है या एआई से क्रिएट किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें भी बच्चों को फायदे से ज्यादा कई बार नुकसान देने लगती हैं, और बच्चे जो है वो स्ट्रेस फील करने लगते हैं। और एक सोशल मीडिया ने एक जो होड़ लगा दी है कि मुझे मेरी पिक्चर डालनी है, मुझे मेरा कुछ लिख के वर्जन दिखाना है ना, वो लिख के डालेगा, फिर वो एक्सपेक्टेशन करेगा कि लोग उस पर लाइक करें, अप्रिशिएट करें। फिर जो चीज मुझे खुशी देने के लिए मैंने डाली थी, उल्टा वो मेरे लिए स्ट्रेस का रीजन बन जाती है। तो नई जनरेशन को ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि आप अगर गलत तरह के एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करेंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा। स्पर्श टीनेजर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं। एक हैं जो गलत लाइन पकड़ना शुरू कर रहे हैं, और एक हैं जो टू मच कॉम्पिटिटिव हैं। बिल्कुल सही बात। और दोनों को कैसे आप डिफरेंटली हैंडल करते हैं? देखिए, मेरे सामने जब 7 to 12 क्लास के बच्चे बैठे हैं जी, 200, 300, 400 बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से मुझे नहीं पता कि किसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत समय से नहीं हूँ। मैं तो आज उनको कुछ बताने आया हूँ। लेकिन आपने जो अभी ब्रेकअप बताया है, ये श्योर है कि उनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ये वाला है जो नेगेटिव की तरफ जा चुका है, एक ऐसा है जो होपफुल है, जो अच्छा करना चाहता है, एक तीसरा है जो कंफ्यूज्ड है, जो कभी उसको अच्छा समझता है, उसका मन करता है कि मैं कुछ बनूं, अखबार में मेरा नाम आए, लेकिन एट द सेम टाइम उसको किसी का मिस एडवेंचर भी पसंद आ रहा है। तो ये तीसरा वर्ग ये वाला भी है। तो हम तीनों के ऊपर काम करते हैं। हमारी स्लाइड्स कई बार ये हो सकता है कि ये वाली स्लाइड इस पे ज्यादा काम करेगी, अगली स्लाइड उस पे ज्यादा काम करेगी, और कोई स्लाइड सब पे ज्यादा काम करेगी। तो आप जब कोई मटेरियल तैयार करते हैं टीनेजर्स के लिए, इसका प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मॉडर्न जो चीजें ट्रेंड चल रहे हैं उनके हिसाब से होना बहुत जरूरी है। तो लगातार अपडेशन हम लोग अपने मटेरियल का करते हैं, और इवन बच्चों से सीखते हैं। कई बार बच्चे हमें बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं कि आप अगर ये चीज भी शामिल कर लें, या कई बार वो हमारी बात का विरोध भी करते हैं कि नहीं सर, आपने जो ये कहानी सुनाई उसमें तो ये एंगल बताया, बट मुझे लगता है कि इसमें ये एंगल हो रहा है। तो ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि आजकल के बच्चों की रीजनिंग और उनका जो सोचने का तरीका है वो पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव हो रहा है। बस उसको शेप देने की जरूरत है। सो डू यू थिंक दिस जनरेशन व्हिच इज ग्रोइंग अप कैन बी अ बेटर इंडिया? डेफिनेटली इंडिया यही बनने वाली है। अब जो भी इंडिया बनेगा वो इन्हीं से बनना है। आज जो 11 to 18 है, आप देखेंगे कि आज से 10 साल बाद ये लोग मेन रोल में होंगे, क्योंकि ये 21 to 30 की एज में आ जाएंगे। तो आप ये बताइए कि कौन चलाता है देश को? कि चाहे हम लोग लीडरशिप के रोल्स में ज्यादा हम रहते हैं जो 40+, 50+ है, लेकिन इन लोगों के बिना हम लोग क्या कर पाएंगे? तो हमारी पूरी जो मशीनरी है उसके अंदर जो ऑयल है, जो पूरा लुब्रिकेशन है, वो तो इन 21 to 30 से आना है। अगर ये पॉजिटिव सोचेंगे देश के बारे में, जो बच्चा आज फैमिली के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं रखेगा, कल वो सोसाइटी और देश के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे रखेगा? इसी तरह से अगर बच्चा आज डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो वो अपनी पूरी एफिशिएंसीज देश को कैसे देने वाला है? इसी तरह से अगर कोई बच्चा रट्टे मार के आगे बढ़ेगा, तो वो देश में प्रोडक्टिवली कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो मेरा यही एक मकसद रहता है इस सेशन के पीछे कि हम जितना भी समय उस ग्रुप को दे रहे हैं, हम कोशिश करें कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करे, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने की तरफ ज्यादा जोर लगाए। जैसे कि ऑफ द कैमरा हम बात कर रहे थे, आपने जो बच्चों पे फोकस किया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है उनके लिए। मे बी आज वो काम ना आए, हो सकता है दे माइट नॉट क्वालिफाई टू IIT और मे बी एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट लेटर ऑन लाइफ बहुत फायदा होता है उसका। अपर्णा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि केवल मार्क्स लाने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए, ये काफी नहीं है।
और आप और मैं, हम में से बहुत सारी लोग ये बात जानते हैं कि पढ़ने का मकसद नौकरी लेना जरूरी नहीं है। वो हमारे अंदर एक मैच्योरिटी लाती है। स्कूल जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं। हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी बातें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को ये कहना कि आप केवल इंफॉर्मेशन पे ही जोर डालो, उसका एक इंफॉर्मेशन को जोड़ के जो नॉलेज का नेटवर्क है उस पर काम होना बहुत जरूरी है। और ये नेटवर्क पे काम स्कूल कॉलेजों में ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नहीं होने से ही कोचिंग की लोगों को जरूरत पड़ रही है आज की डेट पे। और आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी जगह जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो आपको देख के बड़ा दुख होता है कि ये आदमी जिस काम के लिए बैठा हुआ है उसके बारे में इसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं। और हमें देख के बहुत दुख होता है कि हमारे देश में इस तरह का क्यों है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज को समझना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन का नेटवर्क जब तक नॉलेज के नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। और अगर हम समझदार, मैच्योर, फ्यूचर रेडी सिटीजन्स बनाना चाहते हैं तो हमें नॉलेज पे फोकस करना पड़ेगा। हमें कुछ सेलेक्टिव पढ़ाई करवा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रटवा के, 5-10 क्वेश्चन गाइड से पढ़ के ग्रेजुएट करवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये मैं बात स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ जी। सर, जैसे हम टीनेजर्स की बात करी हमने, बहुत सारे टीनेजर्स आर फीमेल्स, राइट? बिल्कुल। सो आप उस जेंडर को कैसे डील करते हैं, लाइक स्पेसिफिकली टीनेजर्स की बात करें तो? कहा, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स स्कूल मुझे बुलाते हैं कि सर हमारे यहाँ जो 9th से 12th की लड़कियां हैं इनको आप बहुत वल्नरेबल एज में है सर, क्योंकि ये बताइए, क्योंकि आजकल माँ बाप भी बहुत डरने लगे हैं और ये है। तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया सब बार बार आ जाता है कि लड़कियां, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, ये सारी बातें। तो मैं समझता हूँ कि आज किसी भी माँ बाप का अपने बच्चों को सोशल मीडिया से रोकने के लिए कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आज आपको ये कह दूं, अपनी लड़कियों से आप मोबाइल ले लीजिए, उनको सोशल मीडिया यूज मत करने दीजिए, तो ये कोई नहीं होने, और ये बिल्कुल फालतू की बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आपको करना ये पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को कुछ बेसिक बातें अगर आप सिखा पाए, बातों बातों में बता पाए, जब आप उनसे अच्छे से इनफॉर्मली बैठते हैं, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नकली प्रोफाइल आज की डेट में बने हुए हैं। उन्होंने फॉलोअर्स भी खरीद रखे हैं और ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जेन्युइन है या नहीं है। और आजकल बच्चों में एक होड़ होती है कि मैं कितने सेलिब्रिटीज को जानता हूं, या मेरे उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करके अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, मेरी रेपुटेशन, मेरी एस्टीम बढ़ जाएगी। ये ट्रैप होता है बहुत बड़ा सोशल मीडिया का, और बच्चे बहुत आराम से इंस्टा पे और फेसबुक पे सेलिब्रिटीज को फॉलो करते समय इसके शिकार बन सकते हैं। तो हमें ये सिखाना पड़ेगा। दूसरा, हमें बच्चियों को ये बताना चाहिए, लड़कों को भी बताना चाहिए, लड़कियों को, सबको ही बताना चाहिए, मैं तो कहूंगा कि परमानेंटली साइबर स्पेस से कुछ भी डिलीट नहीं होता, जैसा कि लोग कहते हैं। मैं खुद साइबर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट्स के साथ बैठता हूं, और वो ये बताते हैं कि जो कई बार लड़के होते हैं वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कई गंदे लड़के, या कई बार वो दूसरे फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो आप अगर डिसअपीयरिंग चैट कर रहे हैं या चैट को बाद में डिलीट भी कर देंगे या हिस्ट्री को भी डिलीट कर देंगे, तो स्टिल the person may be having a trace of it। और कई बार कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि उनके फोन का एक रिसाइकल बिन है जिसमें सब चीजें पड़ी हैं। और यहाँ तक कि रिसाइकल बिन और फोन का भी गूगल पे कहीं एक बिन और हो सकता है। तो ये सारी बातें उन लोगों को तो पता है जिनके दिमाग में फर्क है, या जिन लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, और फिर वो आपका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें इनको बताना पड़ेगा। लड़कियों को एक बात बहुत जरूरी बतानी चाहिए कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ अगर कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखते हैं तो उनको जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति किसी चीज का फायदा उठा के गलत तरीके से ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। ब्लैकमेल करने वाले इंसान को ये पता होता है कि बच्चियां या बच्चे किन से अपनी बात को छुपाना चाहते हैं। अगर वो गैप ही नहीं होगा तो उसको वो गैप मिलेगा नहीं और वो उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। सो फैमिली कैन आल्सो टेक एन एक्शन अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ले सकती है फैमिली। देखिए, 10 महीने बाद भी एक लड़की ने अपनी मम्मी को बताया कि मैं 10 महीने से परेशान हो गई हूँ, मम्मी मुझे बचाओ। तो मेरा सवाल ये है कि 10 महीने भी इस लड़की ने वेट क्यों किया, 10 हफ्ते 10 दिन भी वेट क्यों किया? जब आपको पता है कि सबसे ज्यादा हेल्प अगर कोई करेगा तो आपकी फैमिली या आपके विश्वास के लोग ही करेंगे। तो इधर उधर वो मदद मांगने से कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए बढ़िया ये है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम उस गलती को अपनी फैमिली या अपने ट्रस्टेड मेंबर के साथ शेयर करें और वो हमारी मदद जितनी जल्दी हो सके कर दें, क्योंकि फाइनली वो लोग ही हमें इसमें बचाएंगे और ज्यादा दिन तक इस चीज को सहन करने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है। तो इसलिए हम ये बात जब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बच्चों को बताते हैं तो मुझे लगता है कि इसका काफी इम्पैक्ट आ सकता है। सर, आज की डेट में अगर मैं बात करती हूँ तो स्पर्श की फैमिली कितनी बड़ी और कितने बच्चों को हमने आज तक
ये सेशंस दिए हैं? देखिए, हमने अगस्त 2019 में इसको शुरू किया, लगभग 6.5 साल हम लोगों को ये काम करते हुए हो गए। बीच में 1.5 साल कोरोना का भी आया, जिसमें हमें ऑनलाइन सेशन करने पड़े और संख्या हमारी गिरी। लेकिन हम संख्याओं के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम जिस स्कूल में जाते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि हमने कितने छात्र छात्राओं को, टीचर्स को, पेरेंट्स को ट्रेन किया, और वो सर्टिफिकेट हम लोग फिर गूगल पे फीड करते हैं ताकि हमारे पास एक डेटाबेस मेंटेन रह जाए। और उसके बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि 6.5 साल में हम लोगों ने 7,000 से ज्यादा स्कूल्स किए हैं। उनमें 9,500 के आसपास सेशंस हमारे हो गए, क्योंकि बड़े स्कूल्स में 2 या 3 सेशन भी करने पड़ते हैं। और उसके बेस पे हम लोग 19,90,000 से ज्यादा बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स को टच कर चुके हैं। जल्दी ही हम लोग मार्च या इस अप्रैल में 20 लाख 2 मिलियंस को क्रॉस करेंगे। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने जो बहुत छोटा सा मिशन 6.5 साल पहले शुरू किया था कि हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, वो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा। हमें स्कूल से, पेरेंट्स से बहुत अच्छे रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छे इनविटेशन और अप्रिसिएशन मिलती है कि आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे यहाँ भी सेशन करिए। और वो सब इस बात का परिणाम है कि हम लोगों ने बिना किसी लालच, स्वार्थ, केवल समाज सेवा की भावना से, वॉलंटियरिज्म की भावना से इस काम को किया है। मैं इसी बात पे आने वाली थी सर कि किसी भी स्कूल से यू डू नॉट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फॉर कंडक्टिंग दीज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशंस। सवाल ही पैदा नहीं होता। स्कूल से पेनी या पैसे चार्ज करना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग वहां से कोई व्हीकल भी नहीं मंगाते हैं, हम उनसे कोई हॉस्पिटैलिटी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और बल्कि अगर स्कूल हमें कोई मोमेंटो नहीं दे तो हम लोग ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन चूंकि स्कूल से अपनी कर्टसी में हमारे वॉलंटियर को अगर मोमेंटो देता है तो बदले में हमारा वॉलंटियर भी कोशिश करता है कि वो भी एक मोमेंटो वहां देके आए, ताकि किसी को ये ना लगे कि 1% भी किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें हो सकता है। और शायद इसीलिए ये एक बहुत अच्छा मॉडल और देश के लिए एक अच्छा उदाहरण बन के आ सकता है। जी। अगर मैं बात करूं जो लोग आपसे जुड़े हैं स्पर्श में, जी, जिस ऑब्जेक्टिव से आप जुड़े थे वैसे ही लोग आपको मिलना भी शुरू हुए हैं, जिनका कोई इल मोटिव नहीं है, दे हैव ओनली गुड मोटिव कि बस बच्चों के लिए ही कुछ अच्छा करना है। जैसे हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं और हम वहां पे सेशन ले रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए 50 टीचर भी बैठे हुए हैं, तो बाद में उनमें से 10 टीचर हमारे वॉलंटियर से आके मिलते हैं और वो उनसे नंबर लेते हैं। फिर हम उनको अपने इंस्टा और फेसबुक पेज का एड्रेस देते हैं। फिर वहां पे वो मैसेज के थ्रू हमें अप्रोच करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्या हम भी जुड़ सकते हैं। फिर हमारे लोग उनको बताते हैं कि आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो इजी वे है हमसे जुड़ने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम में से हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ ना कुछ करने की इच्छा रहती है, लेकिन उसको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन हम लोगों ने इसको इतना सरल कर दिया है कि लोग हमसे जुड़ते हैं और हम उनको यही कहते हैं कि शनिवार के दिन कुछ घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो लोगों को लगता है कि ये सिंपलेस्ट मॉडल है। फिर हमारी कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको इतने सेशन लेने ही पड़ेंगे, आपको इतने आवर्स के लिए आना ही मतलब आपने अगर एक बार भी कर दिया दैट इज मोर देन इनफ फॉर अगर आपने एक बार कर दिया तो मुझे पता है कि दूसरा सेशन लेने के लिए आप मुझसे भी ज्यादा क्यूरियस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपको एक मजा आएगा, जो इसमें रस आएगा कि इसमें समाज के लिए कुछ किया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जी, वो सैटिस्फैक्शन ही अलग होता है, बहुत जबरदस्त होता है। जी जी। एंड दैट टू वो कंट्रीब्यूशन आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जानते हैं कि ये सच्चाई है कि दुनिया में बच्चों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए इसको रोकने में मुझे अपना सहयोग देना चाहिए। तो कन्विंस करना आसान है इसमें। जी। इस स्पर्श की फैमिली को जैसे मैंने बात करी, आपने खाली ये 2 मॉडल्स रखे हैं या इसके अलावा भी हमारे पास और मॉडल्स हैं? हमने समय के साथ बहुत सारे मॉड्यूल निकाले। स्पर्श फॉर किड्स और स्पर्श फॉर टीनेजर्स तो डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के लिए है, लेकिन कई बार हमारे पास इस तरह के ऑफर भी आते हैं कि सर मेरे जिले के सारे टीचर्स को ट्रेन कर दीजिए। हमें कई बार कई संस्थाओं ने कहा कि सर हमारे सारे मेंबर्स को ट्रेन कर दीजिए। इसके अलावा कई बार ऑनलाइन सेशंस के लिए ऑफर आए दूसरे स्टेट से कि आप हमारे यहाँ के कुछ लोगों को ट्रेन कर दीजिए। तो हम लोगों ने स्पर्श फॉर वॉलंटियर्स, स्पर्श फॉर टीचर्स, एक हमारा मॉड्यूल है स्पर्श फॉर बडिंग टीचर्स, उसमें हम बीएड कॉलेजेस में जाते हैं। हम लोगों ने लगभग 30 के आसपास बीएड कॉलेज पिछले 3 साल में कवर किए हैं, जहां पर बीएड के जो लड़के और लड़कियां स्टूडेंट्स हैं उनको हमने पूरी ट्रेनिंग दी है। उसमें केवल इतना फर्क पड़ता है कि जब हम टीचर्स और वॉलंटियर्स और बीएड स्टूडेंट्स को ये सेशन देते हैं, हम पहले आधे घंटे उनको मोटिवेट करते हैं कि व्हाई दे शुड डू इट, और फिर हम उनको सेशन के थ्रू बताते हैं हाउ दे शुड डू इट। जी। सो ये स्पर्श फैमिली आपकी दिन पे दिन सर बढ़ती जा रही है, इसमें कंट्रीब्यूशन होता जा रहा है, ये कितना सैटिस्फैक्शन पर्सनली आपको देता है? देखिए, जब हमें ये लगता है कि अखबारों में हम लोग ये पढ़ते हैं कि
किसी जगह पे जब बच्चों के साथ कुछ अटेम्प्ट किया गया तो बच्चों ने तुरंत नो गो टेल का इस्तेमाल किया या बच्चों ने तुरंत इसमें अलार्म रेज कर दिया, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे या हमारे वॉलंटियर्स या और दूसरे वॉलंटियर जो जी। हमें नहीं जानते, उन सबके प्रयासों को सार्थकता मिल रही है, सफलता मिल रही है। और मुझे लगता है कि इस सोसाइटी को बच्चों के लिए सेफ बनाने की जिम्मेदारी कुछ लोगों की नहीं है, सबकी इनफैक्ट है। हर किसी की है। और जिन माँ बाप को बेचारों को अपनी गरीबी के कारण या अज्ञानता के कारण अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों की जिम्मेदारी भी हम सबको शेयर करनी चाहिए। Exactly. तो ये फैमिली मुझे लगता है कि बढ़ती जाएगी और हम जी। खुश होंगे। दूसरे राज्यों से भी लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और राज्य भी अप्रोच करें। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि पंजाब और उत्तराखंड में तो अब हमारे लगातार सेशन होने लगे हैं, Beautiful. क्योंकि हमारे कुछ वॉलंटियर पंजाब से जी। हैं और कुछ लोग उत्तराखंड में जाके शिफ्ट हुए हैं। जी। तो उन्होंने इसको मिशन बना लिया है कि हम राजस्थान की तरह पंजाब और उत्तराखंड में भी इस काम को करेंगे। जी। बिफोर वी एंड अप सर, मैं कुछ एक चीज जानना चाहूंगी कि कभी कोई इंसिडेंस आपके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगा कि मेरे ये करने से उस बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक अखबार की न्यूज बहुत ही दर्दनाक थी जी। मुझे सबसे ज्यादा उस न्यूज ने अफेक्ट किया था कि हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव के अंदर एक बारात में आए हुए आदमी ने एक छोटी बच्ची को रेप करके जी। कुएं में फेंका और फिर जब उसकी डेड बॉडी को निकाल रहे थे रस्सी से, तो टाइटल आया अखबार में कि इस रस्सी पे किसको लटके होना चाहिए था। मुझे उस न्यूज ने बहुत ज्यादा अंदर तक हिलाया था और मैंने ये मान लिया था कि नवीन हम बिल्कुल सही मिशन पे हैं। और उस न्यूज की वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बार बार याद दिलाता हूँ कि कुछ भी हो जाए, हमें शनिवार के दिन कुछ घंटे तो सोसाइटी को देने ही है। पता नहीं कौन सा बच्चा कुएं में जाने से बच जाए या रस्सी पे लटकने से बच जाए। तो मुझे लगता है कि इस काम को हम में से हर किसी को अपना समझ के करना चाहिए और ये फैमिली जितनी बढ़ेगी, हमारे आसपास के बच्चे उतने ज्यादा सेफ हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो आप कर रहे हैं शायद उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी कर पाए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर को बहुत जरूरत है इन सब चीजों की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ASKofficials.com